हमारे जिले के जिला कारवा संघ के श्री सुशील जी के घर पर जाकर उनको सम्मानित करने का कार्य किया। उन सभी का आशीर्वाद लिया और एक संकल्प भी लिया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, उस स्थापना में जो सेवा का भाव है वो हमेशा हम सभी के अंदर जीवित रहे। तो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के तहत राष्ट्रीय आह्वान पर आज की इस वर्चुअल बैठक में सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय मुंशीलाल गौतम जी को कि वो आए और हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय मुंशीलाल गौतम जी। माननीय जिला प्रभारी, आप म्यूट कर लीजिए। आप वैसे को होस्ट भी हैं। और मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे सभी मंडलों के प्रभारी अभी मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे आईटी के हेड श्री मनोज शर्मा जी, क्षमा चाहते हुए बहुत अच्छे तरीके से वो मुंशीलाल गौतम जी। आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता आदरणीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जिन्होंने बाल्यकाल से ही मैं ही ये बड़ी यातनाएं झेली। आज हम वो कांग्रेस का काला दिवस जिसमें लोकतंत्र की हत्या की गई थी, आज हम उसे धिक्कार दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज पूरे देश में कांग्रेस द्वारा जो इमरजेंसी के दौरान कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला था और जिनके घर परिवार छिन्न भिन्न हुए थे, जो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष गरीबों के लिए कर रहे थे, जो दीन दुखियों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो उनकी आवाज को दबाने का काम कांग्रेस ने किया था, उसमें बहुत से लोगों की रोजी रोटी गई थी। बहुत से लोग घर से बेघर हुए थे, जेल में अनेक तरह की यातनाएं दी गई थी और उन सभी यातनाओं को सहा। उसमें अपने बहुत कार्यकर्ता, प्रत्येक जिले से कार्यकर्ता शामिल थे। अपने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें थे और इमरजेंसी के दौरान जो गरीबों की बात का दबाने का काम किया था, किसानों की बात को दबाने का काम किया था, मजदूरों की बात को दबाने का काम कांग्रेस ने किया था और सदैव कांग्रेस यही काम करती रही। और जिस समय भारतीय जनता पार्टी की अब मिलीजुली सरकार सन 77 में आई थी तो लोकतंत्र सेनानियों को दर्जा दिया गया और आज हमारी तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से महानगर के अध्यक्ष जी के साथ अपने जिले के उपाध्यक्ष, महामंत्रीगण, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, सभी पदाधिकारी इसमें काफी मात्रा में जुड़े हैं। मैं, क्योंकि हम सब अपने, जिन्होंने खुद अपने शरीर से झेला, आंखों से उसको देखा, हम उनके ही मुखारबिंद से ये वक्तव्य सुनना चाहते हैं। तो मैं आज के समय में मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि हम सब उनको सुने। धन्यवाद आदरणीय प्रभारी जी। आपने सूक्ष्म में ही हम सभी का मार्ग प्रशस्त किया और हमारे आज के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि आदरणीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का भी अपने शब्दों से सम्मान किया।
तो लोकतंत्र सेनानी के रूप में गर्व है हमें कि हमारे बीच में ऐसे महान नेता भी हैं। उनकी माताजी हमारे बीच में आज आई, सेवा ही संगठन के माध्यम से जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने किचन जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाने का काम किया है, आज उस पर आकर मां अन्नपूर्णा को भोग लगाकर वो आज का खाना वितरण किया गया। आदरणीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी वहां पर आए, हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और जोरदार करतब ध्वनि के साथ में उन्हें आमंत्रित भी करते हैं कि वो आए और हमारे बीच में अपना संबोधन रखें। आदरणीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी क्लियर। हाँ, धन्यवाद। आ रही है। हाँ, धन्यवाद गणेश जाधव जी आज के सफल कार्यक्रम के संचालन के लिए और यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। मैं अभिनंदन करूंगा हमारे जिला के यशस्वी अध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी का, जो हर कार्यक्रम में, हर चीज में, हर एक्टिविटी में बहुत आगे बढ़ के जो भी पार्टी की नीति निर्देश या दिशा निर्देश होते हैं उनको पूरी तरह से ग्राउंड लेवल तक सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमारे इस जिले के प्रभारी श्री मुंशीलाल गौतम जी, उन्होंने संक्षिप्त में भी बड़ा सार गर्भित हमें वक्तव्य यहाँ दिया। सारे पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और मोर्चा प्रकोष्ठ के संयोजक, प्रभारी, मंडलों के प्रभारी, अध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जो आज इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं। मेरी माताजी भी आई हुई है, इसमें ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने, वह भी हैं, और जो भी कार्यकर्ता यहाँ पे हैं उन सबको उनकी भावनाओं को प्रणाम करते हुए यह जो कार्यक्रम है इसमें मैं अपनी बात, जैसे बताया गया कि आपातकाल के उस काले अध्याय को हम सबके सामने रखना बहुत आवश्यक भी है और हमें जानना भी जरूरी है, क्योंकि कई तरह के चर्चाएं देश में अलग अलग तरीके से चलती हैं और एक इकोसिस्टम बना हुआ है जो कहीं ना कहीं हम पूरे विचारधारा को डिनाउंस करने का प्रयास करता है। कुछ एकेडमिशियन, इंटेलेक्चुअल लोग, कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट वगैरह ये बार बार इस बात को कहते रहते हैं कि आज कई तरह के विषय उठाते रहते हैं कि इनटॉलरेंस है, प्रजातंत्र के इंस्टीट्यूशंस पे कई बार हनन करते हो रहा है, इस तरह के नरेशंस खड़े करने के अनर्गल प्रयास करते रहते हैं। और उन प्रयासों के अंतर्गत वो कई चीजें हैं जो इतिहास की हम सबके सामने कई बार सही ढंग से स्पष्ट रूप से आती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जनसंघ और अपना संघ परिवार इस पूरे संघर्ष काल को 1975 के बाद, जैसे गणेश जी ने बताया, उसको प्रयास करती है हर वर्ष कि हम सामने रखें जो सही नरेशन है। प्रजातंत्र में जानकारी बहुत आवश्यक है। प्रजातांत्रिक मूल्यों को जानना और उसके अनुसार अपने विचारों को परिपक्व करना, उसके अनुसार हम निर्णय लेना और उसके अनुसार समाज में हर वर्ग को उसके बारे में जानकारी देना, यह सामाजिक कार्यकर्ता का बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी भी होती है। और उसके साथ, उस जिम्मेदारी के साथ हम अपनी सफलता की सीढ़ी पे भी आगे बढ़ते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज ये रखा गया है, हमारे जिले ने ये रखा, इसके लिए मैं उनका साधुवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात हमें यह बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि आपातकाल का वो काला अध्याय जो था 25 जून 1975 से शुरू हुआ था और 1975 से चल के 1977 में वह खत्म हुआ था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। उन्हें लगा कि अब पूरी तरह से पूरे देश में सन्नाटा छा गया है, कोई मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने पूरा आतताई जो अपना हथियार था उसको देश में ओपनली चलाया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म किया, जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कोर्ट के जो अदालत हैं, उनको भी पूरी तरह से उनको कंट्रोल कर लिया।
जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो और भी जितनी भी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं देश की, जो प्रजातंत्र के रक्षक मानी जाती है, उनको भी पूरी तरह से नेस्तानुभूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और जो अपोजिशन जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। प्रेस को पूरी तरह से, चाहे रेडियो हो, टेलीविजन हो या पत्रकारिता के अखबार हैं, इन सब में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी न्यूज आइटम कोई भी किसी तरह से छप नहीं सकती और किसी जो सरकार है इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता। इस तरह का एक भय का, आतंक का उन्होंने एक वातावरण क्रिएट कर दिया और उससे उन्हें लगा कि अब मैंने पूरी तरह से अपोजिशन को, विपक्ष को खत्म कर दिया। कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं कर सकता, जो भी शक्ति उनको या तो जेल में डाल देंगे। और उसके बाद उन्होंने 77 में अपना इलेक्शन की घोषणा की और उन्होंने सोचा कि मैं इस इलेक्शन को, इस प्रजा को जीत जाऊंगी और फिर से सत्ता में काबिज हो जाऊंगी। इस तरह की भय के उस वातावरण को उन्होंने खड़ा किया। हमें यह याद करना भी इसलिए आवश्यक है कि इतिहास का एक किसी भी कार्यकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय रहता है, जानकारी रहना चाहिए। हम जितनी भी स्कूल में और अलग जगह पे इतिहास को पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें जो भी इतिहास पढ़ाया जाता है स्कूलों में, एक तो मुगल कालीन इतिहास ज्यादातर पढ़ाया जाता है 800 वर्षों का। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके 200 वर्ष पहले अंग्रेजों का कार्यकाल था। उसके पहले लगभग 800 वर्ष मुगल कालीन जो हमारे ऊपर राज्य था, हमारा इतिहास वहीं से ज्यादातर हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। मुगल कालीन इतिहास के बाद अंग्रेजों का इतिहास, और 1947 में आके हमारा इतिहास की पढ़ाई स्कूलों में बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके बाद कोई भी उस 1947 के बाद क्या हुआ, ये पब्लिक डोमेन में आज भी हम देखेंगे, कोई ज्यादा उसके बारे में न चर्चा है, न पढ़ाई है, न जानकारी है। तो इतिहास को वर्तमान तक समझना हमें बहुत आवश्यक है। इतिहास के दो पहलू होते हैं। पुराना गौरवशाली इतिहास हमें स्वाभिमान देता है, और वर्तमान में अगर कोई गौरवशाली इतिहास अगर हमारा है तो वह हमारे अंदर स्वाभिमान व्यक्ति के अंदर जगाता है। और अगर इतिहास में कुछ गलतियां हैं तो उनको याद करने से हम उन गलतियों को फिर दोहराते नहीं। तो जो गौरवशाली इतिहास मुगल का साम्राज्य के पहले था, उसके बारे में भी हम लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। तो एक तो हमारा स्वाभिमान, कहीं ना कहीं जिस तरह से स्वाभिमान होना चाहिए अपने देश के लिए, गौरव के लिए, कई बार हम बच्चों में, युवाओं में, कई लोगों में उसकी कमी देखते हैं। और 1947 के बाद जो बड़ी त्रासदियां, जो बड़ी बड़ी समस्याएं देश में आई, और जिसमें आपातकाल भी एक बड़ी चिंता का विषय था, उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारियां हम लोगों के पास नहीं होती। इसलिए उन गलतियों को और उन सब की कार्य प्रणालियों को, उस समय के समस्याओं को हम ना समझ पाने के कारण जो है कई तरह की गलतियों को फिर दोहराना की विषय वस्तु आ जाती है। संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत ध्यान से देखते हैं कि हमारे पूर्व के गौरवपूर्ण इतिहास का स्वाभिमान हमारे अंदर जगे, और 1947 के बाद जो देश की बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं, उनके बारे में भी हमें स्पष्ट रूप से जानकारी रहे। और उसमें भारत, जो हमारा पूरा परिवार है, 25 से ऊपर संगठन है संघ परिवार के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुख का संगठन है, जिसमें हम सब लोग पूरा समय देके त्याग भावना से और अपनापन के साथ काम करते हैं। उसका बड़ा कार्य क्षेत्र है। इन सब ने उन समस्याओं में, उन आपदाओं में किस तरह से काम किया, इसको भी बीच बीच में हम याद करते हैं, और उसकी जानकारी भी हम अपने पास भी रखते हैं और समाज में भी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और जब भी कोई विपदा आई, आपदा आई, तो पूरा परिवार हमारा उस विपदा से लड़ने के लिए सुचारू रूप से एकता के साथ, संगठन के साथ काम करने में लगा रहा।
1948 का विभाजन की त्रासदी हो, तब भी पूरे हमारे संगठन ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। जो हमारे बंधु विस्थापित होके आए, उनका यहाँ पे रहने की व्यवस्था करना, और भी कई संकट के समय होते हैं, ये अलग अलग समय पे हमें पता चलता है। उसके बाद कश्मीर का इशू है, वहां पे हमारे नेताओं ने बड़ा बलिदान किया, त्याग किया, संघर्ष किया। और उसके बाद 1962 में चीन का आक्रमण हुआ। उस समय चाहे उस समय के वर्तमान में सत्ताधारी लोग संघ परिवार को और जनसंघ को नहीं चाहते थे, फिर भी उन लोगों को मजबूरन हमारे संगठन के कार्य को देखते हुए 26 जनवरी को उनको सम्मान बुलाना पड़ा, चीन के आक्रमण के समय हमारे कार्यकर्ताओं के कार्य को देखते। और उसके बाद सबसे बड़ी विकट परिस्थिति आई हमारे प्रजातंत्र में 1975 में। अगर हम विश्व के इतिहास को देखें तो भारत में प्रजातंत्र का बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास है। बुद्ध के जमाने में गणराज्य थे, जहां पे पूरा समाज, पूरा गांव का गांव एक जगह इकट्ठा होकर सामूहिक निर्णय लेते थे, और उसके अनुसार जो गण अधिपति होते थे वह उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करते। तो प्रजातंत्र का, आज कई लोग कहते हैं कि प्रजातंत्र फ्रांस से आया, इंग्लैंड से आया। हमारे देश में भगवान बुद्ध के समय 2500 वर्ष पूर्व गणराज्यों की स्थापना हो गई थी। प्रजातंत्र तब से इतिहास चल रहा है। और फिर 1947 के बाद जब अंग्रेजों को हमने निकाला, तो फिर हमारे यहाँ प्रजातंत्र का यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का बहुत जल्दी शुरू में ही कि सब लोगों को वोट देने का अधिकार रहेगा, उसको हम लोगों ने अपनाया। लेकिन 1947 में आके इस पूरे अधिकार को एक कांग्रेस की जो अधिनायकवाद सत्ता थी, इंदिरा गांधी ने उसको खत्म करने का प्रयास किया, और वह बहुत अपने कार्य में पूरी तरह सफल भी रही। केवल एक संगठन था, एक भारतीय जनसंघ उस वक्त थे, भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके कार्यकर्ताओं ने एक व्यापक आंदोलन खड़ा किया। मैंने जैसे बताया कि प्रेस की स्वतंत्रता खत्म थी, जो अदालतों के अधिकारों को उन्होंने खत्म कर दिया, संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को कंप्लीटली डिसएम्पावर कर दिया, उनके अधिकारों को उनको खत्म कर दिया। जन आंदोलनों को पूरी तरह से, किसी तरह से आजादी नहीं थी कि कोई जन आंदोलन कर नहीं सकता था, कोई बात अपनी सड़कों में, चौराहे में, पब्लिक मीटिंग करके कह नहीं सकता था। और एक व्यापक डर के माहौल के अंदर सारे विपक्षी नेताओं को जब जेल में डाल दिया, तब भी एक संघर्ष करने की शक्ति के साथ पूरा हमारा परिवार खड़ा रहा। और आज अगर हम इस प्रजातंत्र के मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का भारत में किसी के पास अधिकार है, उस बात का क्रेडिट लेने का अधिकार है, तो वह उस वक्त के जनसंघ और आज की भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम सब कार्यकर्ताओं को उसका अधिकार है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को हम सब लोगों ने बहुत मजबूती से रखना चाहिए। और आज भी लाखों कार्यकर्ता हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने उस समय उस आपातकालीन कानून के विरुद्ध आवाज उठाई, बुलंद आवाज उठाई, सत्याग्रह किया, उन्होंने जेलों की यातनाएं सही, कई महीने मीसा जैसे और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल और मीसा जैसे जघन्य कानूनी जो धाराएं हैं उनके ऊपर लगी, और 19 महीने कई लोग जेल में रहे। 25 जून को उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिनकी जानकारी उनके पास थी उनको अरेस्ट कर लिया, अलग अलग जेलों में डाला गया। उसके बाद जो लोगों ने सत्याग्रह किया उनको डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के अंतर्गत उनको पकड़ा गया, उनको थानों में पिटाई की गई, उनको जेलों में अत्याचार किए गए, उनके लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको अगर सरकारी नौकरी में थे तो उनकी नौकरियों से अलग कर दिया गया, स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे तो उनके स्कूलों से उनको निकाल दिया गया, कॉलेजों से निकाल दिया गया। और ऐसा ही जघन्य और साम अपराध हमारे परिवार के साथ भी हुआ। वह भी इसलिए है कि केवल प्रशस्ति वाली बात नहीं है, हमारे परिवार में 3 ही लोग थे, क्योंकि यह बात भी जाननी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से हमें पता रहनी चाहिए
कि मैं 13 साल का उस समय मेरी उम्र थी और जो 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था। मेरे पिताजी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर प्रोफेसर थे, सरकारी नौकरी में थे। मेरी माताजी गृहिणी थी, घर में रहती थी। हम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज कैंपस में रहते थे। तो जब ये अत्याचार शुरू हुआ और संघ ने और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के कुछ लोग जो बाहर थे, बाकी सारे नेता तो जेल में थे, यह निर्णय लिया गया कि हमें एक देशव्यापी सत्याग्रह करना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी इस पे अगर आवाज नहीं उठाएगा तो यह प्रजातंत्र पूरी तरह से देश में खत्म कर दिया जाएगा, अत्याचार और बढ़ते जाएंगे। और एक सामूहिक निर्णय लिया गया कि हम लोगों को आंदोलन सत्याग्रह करना पड़ेगा। क्यों? और दूसरी कई बार बात करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि वायलेंस, सत्याग्रह का पूरा प्रक्रिया जो थी नॉन वायलेंट तरीके से, कोई जो है एक जगह इकट्ठे होंगे, नारे लगाएंगे, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ नारे लगाएंगे, प्रजातांत्रिक जो अधिकारों का हनन है उसके खिलाफ नारे लगाएंगे, शेम शेम, डाउन विथ डेमो, आपातकाल, इमरजेंसी, रिमूव इमरजेंसी, आपातकाल खत्म करो, जो इसकी मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस की जो स्वतंत्रता उसको बहाल करो, हमारे नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को, विपक्षी नेताओं को जेल से छोड़ो। इस तरह के व्यापक आंदोलन की प्रक्रिया शुरू की गई। वॉल राइटिंग रात को की जाती थी, जिसमें पुलिस अगर देख ले तो छोटे छोटे बच्चों को भी जेल में डाल दिया जाता था। कॉलेज के विद्यार्थियों ने, स्कूलों के विद्यार्थियों ने, और ज्यादातर सीनियर लीडर तो जेल में थे, तो उन लोगों ने इस पूरे आंदोलन की जिम्मेदारी ली और उसको पूरा किया। और 19 नवंबर 1975 को जब ये आंदोलन हुआ, तीसरा या चौथा दिन था जब ये आपातकाल संघर्ष समिति की घोषणा, एक संगठन बनाया था सब लोगों ने, अपने परिवार के लोगों ने, और उसमें यह निर्णय किया था कि अब हम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह करेंगे और इंदिरा गांधी के खिलाफ जब तक ये इमरजेंसी नहीं हटाएगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे और जेलों को जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो 19 नवंबर 1975 को नेशनल स्टेडियम, दिल्ली में हम रहते थे, उसमें जो नेशनल स्टेडियम है उसमें इंदिरा गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। राष्ट्रपति ये फखरुद्दीन अली अहमद उस वक्त राष्ट्रपति थे, वो खुद थे। बाल स्कूलों का एक कार्यक्रम था, बाल कार्यक्रम मनाया जा रहा था। तो उसमें 8 विद्यार्थी हम लोग थे, मैं सबसे छोटा था, दिल्ली के पहाड़गंज के इधर के विद्यार्थी थे, बाकी कॉलेज और कोई सीनियर युवा लोग थे। तो हम लोगों ने एक सत्याग्रह किया। इंदिरा, काफी विदेशी मीडिया और प्रेस भी वहां थी। अचानक से जब सत्याग्रह किया, हमारे कुछ पर्चे दिए गए थे, तो वहां से पकड़ के उन्होंने जेल में लिया। और विदेशी मीडिया को पता चला। उसके बाद तिलक मार्ग थाने में हम 8 लोगों को ले गए। काफी उन्होंने प्रयास किया कि हमें मार के पता करे कि किसने ये सारा आंदोलन, क्योंकि शुरू हो गया था, दूसरा या तीसरा दिन था आंदोलन का, हर रोज अलग अलग जगह आंदोलन हो रहे थे छोटे छोटे ग्रुप्स में। तो कौन इसको निर्णय ले रहा है, कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, इस तरह का बड़ा प्रयास उन लोगों ने किया। और उस आपातकाल की स्थिति में फिर चिल्ड्रंस जेल में अंबेडकर स्टेडियम के पीछे, क्योंकि मेरी 18 साल से उम्र कम थी, तो मुझे चिल्ड्रन जेल में डाला। बाकी जो लोग थे उनको तिहाड़ जेल में, क्योंकि वो वयस्क थे, उसके अंदर डाला। उसके बाद उस 25 दिसंबर को हमारी माताजी ने सत्याग्रह किया सदर में, महिलाओं के जत्थे के साथ 8-10 महिलाएं थी। उन लोगों ने सत्याग्रह किया सदर बाजार के अंदर भीड़ की जगह पे, और उन्हें 25 दिसंबर 1975 को उन्हें पकड़ के उन्हें तिहाड़ जेल में डाला गया। और उसके बाद जनवरी के दिन मेरे पिताजी को अरेस्ट किया गया और उन्हें नागपुर जेल में, हम 3 परिवार में लोग थे, अलग अलग जेल में, मुझे चिल्ड्रन जेल में, अंबेडकर स्टेडियम के पीछे चिल्ड्रन जेल था, वहां रखा गया, माताजी को तिहाड़ जेल में और पिताजी को नागपुर जेल में। और ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं को जगह जगह पे यह अत्याचार के रूप में वह पकड़ा गया और दबाया गया। उन सब से कहा गया कि आप माफीनामा लिख दो तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन हम लोगों ने माफीनामा नहीं लिया, कोर्ट में केस किया गया
और कई तरह के स्कूल से मुझे निकाल दिया गया, मेरे पिताजी को नौकरी से निकाल दिया गया और सस्पेंड कर दिया गया। इस तरह की त्रासदी की अलग अलग घटनाएं पूरे देश में होती रही। तो हमें इस चीज को, आज के दिन उस बात को अवश्य याद रखना चाहिए कि प्रजातंत्र रक्षक, प्रजातंत्र सेनानी अगर भारत में कोई है जिन्होंने प्रजातंत्र की रक्षा करी, उसकी बहाली के लिए काम किया, तो वह हमारे संगठन ने किया। और वह हर त्रासदी में, किसी भी तरह की त्रासदी हो, मजबूती से खड़ा होकर समाज के हर वर्ग के लिए सेवा भाव से, समर्पण भाव से काम करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हमारा हमारे विचारधारा के प्रधानमंत्री, हमारे संगठन के प्रधानमंत्री हैं। कई प्रदेशों में, ज्यादातर प्रदेशों में हमारी सरकारें, अतुलनीय कार्यकर्ताओं का पूरा संघर्ष का पूर्ण जीवन है। 48 से लेके आखिर तक 1998 में पहली बार हम लोग सत्ता में आए, उसके बाद फिर 2014 में सत्ता में आए। उसका परिणाम है कि एक परिवार की तरह एक संघर्षपूर्ण वातावरण से, संघर्ष से निकल के हम लोग आए। उन ऐतिहासिक भूलों को जो उस समय की सरकारों ने की, उसको हम याद रखते हैं और उसको याद रख के उन गलतियों को पुनः न दोहराएं, इस बात के लिए पुनरावृत्ति भी करते हैं। चाहे वो इतिहास पुरुषों का त्याग दिवस हो, बलिदान दिवस हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस कश्मीर पे हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले मनाया। इन सबको याद रखते हुए समाज के हर वर्ग तक जाते हुए अपना कार्य करते हैं। और यह पूरी बात हम बार बार चर्चा में भी लानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह भी एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ लोग जेल में चले गए, उनकी नौकरियां चली गई, किसी को स्कूल से निकाल दिया गया, परिवार पूरी तरह बिखर गए, फिर भी वह लोग हिम्मत से इस संघर्ष में क्यों खड़े रहे? वह इसका कारण था कि हमारे संगठन के बहुत सारे कार्यकर्ता जो सत्याग्रह में सीधे भागीदारी जिन्होंने नहीं की, लेकिन वो बाहर में रह के अंडरग्राउंड तरीके से उन परिवारों को, उन लोगों को सपोर्ट करते रहे। उसके बाद पूरे 2 साल तक कोर्ट केस चलते रहे। हर सप्ताह कोर्ट में पूरा दिन लगता था। वकीलों के खर्चे होते थे, कई तरह की आपदाएं आती थी, कई तरह की मुसीबतें होती है, कोर्ट फीस है, वकीलों के खर्चे हैं, और तरह के मुश्किलें, केसेस चल रहे थे, नौकरियां नहीं थी। लेकिन हमारे पूरे संगठन के परिवार के लोगों ने बाहर रह के भी उस पूरे जो लोगों के ऊपर भी आपदा आई, उसको अपने परिवार की तरह मानते हुए समर्थन दिया। और यही एक महत्वपूर्ण बात है कि आज भी हमारे किसी परिवार के, यानी अपने सीधे परिवार के साथ भी, संगठन के किसी परिवार के साथ भी किसी तरह की आपात स्थिति आती है, कोई मुसीबत आती है, तो हम लोग साथ में खड़े हो जाते हैं। और वही शक्ति भी हम लोगों की है कि हम लोग उस शक्ति, हमें पता है कि अगर हमने किसी संघर्ष में हम फंस गए, कुछ हो गए, तो बाकी लोग, हमारा संगठन भी हमारा पूरी तरह से साथ देगा। और हम इस बात को, यह हमारी शक्ति के साथ आता है। तो यह एक महत्वपूर्ण चीज है। कुछ बातें मैंने आपके साथ रखा। और सबसे बड़ी बात है, हमारे हर कार्य में देश प्रथम आता है। देश प्रथम, संगठन उसके बाद, और व्यक्तिगत लाभ उसके तीसरे लेवल पे। सबका व्यक्तिगत लाभ भी आवश्यकता है, एस्पिरेशंस भी जरूरत है, लेकिन हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में हमारे एस्पिरेशंस भी होते हैं, इच्छाएं भी होती है, पूरी करेंगे, लेकिन संगठन के गोल के साथ, देश के गोल के साथ और उसी विचारधारा के साथ करेंगे, तो हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आपातकाल संघर्ष गाथा के ऊपर विस्तृत ऐतिहासिक पुस्तकें भी निकली हैं, वो हम लोग पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं को आप देखेंगे, कई तरह की पेंशन्स भी सरकारों ने की, हमारे कार्यकर्ताओं ने वह पेंशन या उस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं ली। तो यह सारी बात है, त्याग, तपस्या, बलिदान, राष्ट्र प्रेम, परिवारवाद, विचार, वैचारिक संघर्ष, वैचारिक परिपक्वता, इन सब चीजों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और उस
वैचारिक परिपक्वता, विचार को भी बहुत कई जो ताकतें हैं उन्होंने कई बार कुचलने का प्रयास किया। चाहे गांधी हत्या के समय हम लोगों के पूरे संगठनों पे बैन लगा दिया, इमरजेंसी का मैंने बताया था, और भी कई बार बैन, इमरजेंसी में भी बैन लगाया। उसके बाद भी जो हमारे विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोगों के ऊपर कई तरह के अत्याचार करते हैं, लेकिन हम मजबूती से उस विचारधारा की परिपक्वता के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे संघर्ष की गाथाएं हैं। उस समय पूरी तरह से अंधकारमय लगता था, किसी को नहीं पता था कब इमरजेंसी खत्म होगी, क्या वापस प्रजातंत्र देश में बहाल होगा, क्या इंदिरा गांधी हट पाएगी, उसके बाद फिर से हम लोग सब आजाद होंगे। लेकिन फिर भी संघर्ष की उस भावना को आगे लेके चलते रहे। बहुत काला इतिहास था, बड़ा डरावना इतिहास था, लेकिन पूरी तरह से कुछ पता भी नहीं था आगे क्या होगा। लेकिन लोगों ने उस संघर्ष को जारी रखा और उसी के कारण आज हम सफलता की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। मुझे बड़ा खुशी है कि आप लोग इन सारे कार्य को कर रहे हैं, और अभी कई पुरानी त्रासदी के साथ अभी वर्तमान में कोरोना की जो त्रासदी आई उसमें भी हम लोग बहुत पूरा संगठन, सेवा ही संगठन के अंतर्गत दूसरी वेव में भी काफी काम कर रहे हैं। उसके पहले पहली वेव में भी नोएडा ने विशेषकर मनोज जी के नेतृत्व में और यहाँ के अपने पदाधिकारियों और सब कार्यकर्ताओं के समर्थन, सहयोग और नेतृत्व से बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया। मैं बता भी रहा था कि अभी कुछ दिन पहले आदरणीय माननीय संतोष जी के पास में गया था किसी कार्यवश मिलने, तो वैसे ही बातचीत चर्चा हो रही थी, तो वो बोलने लगे कि नोएडा में तो बड़ा अच्छा कार्य दोनों पिछली बार भी हुआ, यह जो कोरोना की लड़ाई के खिलाफ, और इस बार भी अच्छा चल रहा है, बड़ा विकट परिस्थिति है। तो मैंने कहा आपको कैसे, आपके संज्ञान में ये सब आया? तो उन्होंने कहा नहीं, पूरी रिपोर्ट आती रहती है और हमें वैसे भी दिल्ली के पास है तो पता चलता है कि किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैं मनोज जी को बताया कि पिछली बार जिस तरह से कई महीनों तक गरीबों को भोजन हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की बार की उपलब्धता हो, अब तक का भोजन है लोगों को घरों तक पहुंचाना रोज, और फिर उसके साथ पिछले बार अनाज देना, अस्पताल की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है। जब ऐसी परिस्थिति में इस समय भी लोग घरों से निकलने से भी डर रहे थे, कई लोग, हम परिवारों को जानते हैं, कई कई महीने से वो घर से बाहर नहीं निकले, तब हमारे ये देवतुल्य कार्यकर्ता दिन भर गांव में जाना है, दवाइयों का वितरण करना है। मनोज जी अभी दोपहर को बता रहे थे कि यहाँ से आइडिया निकला था कि हमें मेडिसिन की छोटी छोटी किट अपने कार्यकर्ताओं के घर में रख दें, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर्स हैं वह प्रिस्क्राइब करके वो दवाई वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उसको प्रदेश ने एडॉप्ट किया। तो इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं सब अपने अपने क्षेत्र में। और जब पूरी तरह से डर का माहौल व्याप्त है तब भी सेवा ही संगठन के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं, और इसका संज्ञान केवल हमारे प्रदेश में ही नहीं, केंद्र तक भी जाता रहता है। तो हम लोग जो एक इतने महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, वह इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों के प्रति, समाज के प्रति जागरूकता रहती है, जागरूकता के साथ हमारे नेतृत्व का दिशा निर्देशन भी मिलता है और हम इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि अध्यक्ष जी मनोज गुप्ता जी, गणेश यादव जी, पदाधिकारी जी और मुंशीलाल गौतम जी को, और आप सब कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम में रहकर हमारी बात को सुना। जरूर निवेदन है कि इस काले दिन को याद रखना, क्योंकि एक नरेशन इस वक्त बहुत लोग प्रयास करते हैं कि वर्तमान में प्रजातांत्रिक शक्तियों को कहीं ना कहीं उतनी छूट नहीं मिल रही, और यह एक फॉल्स नरेशन है जिसमें ग्लोबल मीडिया भी इन्वॉल्व है। प्रजातांत्रिक विचारधारा को, एक्सप्रेशंस को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से, इनटॉलरेंस के नाम से, अथॉरिटेरियन
अधिनायकवाद सरकार की बातें करके करते हैं, तो वह बिल्कुल गलत बात है। प्रजातंत्र के सेनानी के रूप में अगर कोई देश में संघर्ष किया है तो वह हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, उसके अनेकों उदाहरण हैं और यह हमें याद भी रखना चाहिए। विश्व के इतिहास में, जैसे मैंने कहा, भारत का प्रजातांत्रिक इतिहास बहुत पुराना है। एक डेटा मैं बता के अपनी बात को विराम करूंगा कि ग्लोबल डेमोक्रेटिक इंडेक्स एक बनता है, उसमें भारत का रैंकिंग 98% की है और 2% कम है हमारी। वह 2% इसलिए कम है, जो इमरजेंसी के समय 2 साल की हमारे यहाँ पे आपातकाल की घोषणा की थी, प्रजातांत्रिक मूल्यों को और अधिकारों को इमरजेंसी में पूरी तरह से हरण कर दिया था, इसलिए हमारे यहाँ पे 2% की कमी उसमें होती है। और आज तक कांग्रेस ने अपने इस कार्यकलाप के लिए माफी नहीं मांगी है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए देश के सामने कि हमने यह प्रजातंत्र की यहाँ पे देश में हत्या की है, हमारे नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपातकाल के समय के सारे अनुभवों को हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ में साझा किया। और लोकतंत्र के अंदर, जैसा आपने कहा कि जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और कार्यकर्ताओं को तो ये जानकारी विशेष तौर से रहनी चाहिए कि पूर्व में हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने किन संघर्षों के साथ में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया और किस सेवा भाव से उन्होंने अपने आप को उस आपातकाल में अपने प्राणों की बाजी दांव पर लगाकर हम सभी के लिए संघर्ष किया, वो अतुलनीय है। और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक सेनानी के रूप में आप सभी का सम्मान करके, आप सभी का गौरव अपने माथे से लगाकर आगे बढ़ते रहें। और लोकतंत्र के अंदर जो कार्यकर्ता निर्माण का कार्य स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जा रहा है, वो वास्तव में ही काबिल तारीफ है। आप आज कोरोना के कालखंड में भी अगर सेवा ही संगठन के माध्यम से किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने किया है। आप सभी के मार्गदर्शन पे चलने वाले इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत आज हम कोरोना की वैश्विक महामारी के दूसरे दौर पर काबू पाने में सक्षम साबित हुए। और हमारा नेतृत्व एक ऐसी शख्सियत के हाथ में है जिसने पूरे विश्व के अंदर आज वासुदेव कुटुंबकम के नारे को सार्थक करते हुए पूरे विश्व में ये नारा भी दिया है कि भारतवर्ष इस संघर्ष में पूरे विश्व के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज भी घर से बाहर रहकर सभी की सेवा करने का कार्य कर रहा है। मुझे खुशी बताते वक्त ये भी हो रही है कि जब आपने पेंशन का जिक्र किया और कल मेरी जब डीएम से बात हुई कि लोकतंत्र सेनानी का जो एक डाटा है आपके पास में, वो डाटा हमें चाहिए जिसकी पेंशन आपके यहाँ से जारी होती है, स्वीकृत होती है। तो उन्होंने मुझे वो डाटा दिया और उस डाटा के अंदर 11 लोगों का नाम मुझे अंकित मिला, लेकिन उसमें नोएडा का कोई भी नाम अंकित नहीं मिला जिसके नाम से पेंशन आ रही थी। और उसमें गर्व की बात यह है कि आप और आपकी माता श्री, उनके चरणों में मेरा नमन है, और सुशील जी, 3 लोगों का नाम मेरे सामने आया और तीनों ही लोगों ने अपनी पेंशन का जो सरकार को दान दे रखी है और उस पेंशन को आप लोग नहीं लेते हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं, गौरव के पात्र हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ में हम आपका सम्मान करते हैं कि आगे भी चलकर हम आप लोगों के पद चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊंचाई और नए आयाम को पहुंचाएंगे। और आप सभी देवतुल्य जितने भी हमारे नेतागण हैं उनके मार्ग को प्रशस्त करते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूंगा, जिनके नेतृत्व में दिनों दिन हम सेवा के कार्यों में आगे जाते जा रहे हैं। चाहे वो वैक्सीन का कार्यक्रम हो, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 बनाने वाले नोएडा के अध्यक्ष आदरणीय मनोज गुप्ता जी, विधायक जी और सांसद जी, जिन्हों के अथक प्रयास से सभी को वैक्सीन लगवाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सफल हुए हैं और एक नए प्रतिशत के साथ में हम नंबर 1 है। दूसरा, सेवाई संगठन के माध्यम से जहां सभी जिलों ने अपने सेवा के कार्यों को बंद कर दिया गया है, वहां पर हमारे नोएडा महानगर में अभी सेवा का कार्य चल रहा है और निरंतर ये जब तक चलता रहेगा जब तक
अध्यक्ष जी और विधायक जी, सांसद जी इससे संतुष्ट नहीं हो जाते, आगे भी इन सभी कार्यों को करेंगे। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आपका सम्मान स्वरूप अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें और आज के कार्यक्रम के समाप्ति की भी घोषणा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी मनोज गुप्ता जी। धन्यवाद गणेश जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारी माता जी भी इस उसमें जुड़ी हुई हैं। मैं उनके सादर चरणों में अपना शीश नवा के उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ। हमारे बड़े भाई और हमारे मार्गदर्शक गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, हमारे प्रभारी जो कि अभी नोएडा में थे, अभी मीटिंग करने के हेलो मनोज, आवाज आ रही है? जी मनोज भाई जी, साहब, आ रही है अध्यक्ष जी? आ रही है भाई साहब। हमारे ऐसे मुंशीलाल गौतम जी, हमारे इस कार्यक्रम के प्रभारी हमारे छोटे भाई गणेश जाटव जी, हमारे इस सबको ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे मनोज जी, और मेरे सभी पदाधिकारी भाइयों, सारे मंडल अध्यक्ष और मंडल के प्रभारी, सभी भाइयों और बहनों, मैं क्योंकि गोपाल जी ने सारा कुछ बोल दिया है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने इस आज काला दिवस के उपलक्ष्य में जो हमें जो मार्गदर्शन दिया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें गर्व करना चाहिए। हमें गर्व इसलिए करना चाहिए कि हमारा जो नेतृत्व है, माना गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, वो ऐसा नेतृत्व है कि देखिए उसमें दो चीज अभी गणेश जी ने वो रखी कि उन्होंने अपनी जो वो मिलती है पेंशन है उसको भी दे दिया, और यहाँ तक पहुंचने में मैंने दोपहर में भी आप सब लोगों को बताया था जब लोग वहां थे, और अब दोबारा बताना चाहता हूँ कि वो इतने सहज हैं, अभी हमारे राष्ट्रीय टीम में है और केरला में चुनाव के प्रभारी रहे हैं। सारी चीजों के बाद भी अभी उन्होंने 3 दिन पहले आपने देखा होगा 10 ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन जनरेटर वहां भी उसको डीएम उसमें भी दिए, और पिछले जो हमारा भोजन का जो काम चला उसमें भी उन्होंने हमें जितनी बार मुझे 4-5 बार बोला, मनोज जी जितनी सहायता हो सकती है उतनी सहायता करेंगे, आप चिंता ना करें, कहीं और से करेंगे तो कराए। मतलब ये मैं ये समझता हूँ कि उनको उससे कोई मतलब नहीं था कि राष्ट्र की टीम में होते हुए बहुत सारे लोग हमारे यहाँ रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एमपी भी, एमएलए भी, मंत्री भी हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन माननीय गोपाल जी का ऑलवेज हमें सानिध्य मिलता रहता है, ऑलवेज उनका हमें ये रहता है कि हर काम में वो हर जगह, मैं तो बल्कि कभी कभी संकोचवश उनसे किसी प्रोग्राम में बताने से संकोच करता हूँ, क्योंकि उनका काम पूरा इंडिया में है, इधर जाना उधर जाना होता रहता है, लेकिन जैसे ही हम उनको देते हैं वो उसमें पहुंचते हैं और पूरी अपनी सहभागिता करते हैं। ऐसा हमारा नेतृत्व है जो हमारे बीच में रहता है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और उन्होंने तो ये इसको काला दिवस को देखा है, अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने बताया कि उनको बंद कर लिया गया, माता जी को बंद कर लिया, पिताजी को नागपुर भेज दिया, तो छोटी बात नहीं है, और हमें सब लोगों को इससे सीख लेना चाहिए। और मैं ज्यादा ना कोई कहते हुए बस ये बता सकता हूँ कि जो हमारी जो पार्टी है वो खाली राजनीतिक पार्टी के साथ साथ हम समाज का काम जो करते हैं, हमें खुशी होती है। आज हमारे लोग सारे के सारे, चाहे गणेश जी हों, चाहे हमारे चंद्रग्राम जी हों, या उमेश जी हों, या सारी और जो टीम जो सारी लोग लगी हुई हैं, सारी हमारी बहन गिरजा जी हों, सबने अपना बखूबी से काम कर रहे हैं। और सेवा संगठन में चाहे अभी पेड़ों की बात हो, हमारे विनोद शर्मा जी हैं, और मेरा सभी से आग्रह है, मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे पास पेड़ बहुत संख्या में है, 20,000 पेड़ मंगाए हैं हमने, उसमें सारे फलदार वृक्ष हैं। आज से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऑलरेडी, मेरे ख्याल से 4,000 पेड़ आए थे, मेरे ख्याल 3,000 करीब बांट दिए हैं। इसमें विनोद जी, हमारे अ, अ, अपने बैल साहब और मनोज चौहान जी, 3 लोग लगे हुए हैं और अच्छी तरह काम कर रहे हैं। अभी मैंने गोपाल जी को बताया था कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं, किसी भाई को कोई जरूरत है, किसी गरीब को, वो फ्री में है, जो गैस है वो फ्री में मिलेगी, और वो जितने दिन रख सकता है अपने घर रख सकता है सिलेंडर, उसकी भी खाली एक व्यवस्था बनाई है। व्यवस्था में ये है कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, वो सारा उसको लिखेंगे और एक डॉक्यूमेंट्स पे साइन करेंगे, तो हम उन गरीबों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पोस्ट कोविड जो है,
वो अभी बहुत सारा चल रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में भी ऑक्सीजन लगा के बैठे हुए हैं या उनको लेटे हुए हैं। तो पार्टी की तरफ से ही मैसेज है, और हमने यहाँ पर सब लोगों ने मिलके, देखिए टीम, अभी माननीय गोपाल जी कह रहे थे कि उनको, हमें बड़ा गर्व है कि पीछे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कैबिनेट में बोला कि भाई नोएडा में जो किचन चली, और आज भाई साहब ने जो बताई बात, तो इससे हमें फील होता है कि सारे लोग उस चीज को वॉच करते हैं। हमें भी नहीं पता था कि हम 50,000 लोगों को खाना देते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। अब समझ आता है कि 50,000 लोगों को रोज खाना देते थे, बनाते थे और देते थे, वो कितना बड़ा काम था। आज भी सब लोग काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम ऐसा ही काम करते रहेंगे, चाहे दवाइयों का काम हो या फिर ऑक्सीजन का काम हो, सारे लोग उसमें लगे रहेंगे। और हमें, फिर मैं दोबारा कहते हुए कि अपने गोपाल गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे बीच में रहते हैं, हमें उनकी जो जैसा काम करते हैं उसकी हमें सबको अ, उससे सीख लेनी चाहिए, और हमें अपने उस पे भी ये गर्व करना चाहिए कि हम जो नोएडा में हैं, नोएडा का नाम उन्होंने रोशन किया है, वो बधाई के पात्र हैं। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार। सब लोग इस मीटिंग में आए, आपने गोपाल जी को सुना और उनके अनुभव से उन्होंने शेयर किए। इससे मुझे लगता है कि हम सब कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा, और उनके बताए हुए रास्ते पे जो उन्होंने हमें बताए हैं, जो हमें ज्ञान दिया है, क्योंकि एक राष्ट्रीय टीम में है और हमारे नेता हैं, तो हमें सब लोगों को उनकी बातों को बिल्कुल अपने जीवन में, अपने कार्यकर्ता जीवन में उतारना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आज की इस मीटिंग की समाप्ति घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। गणेश जी बंद करें। गणेश जी भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए एक बार। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद आदरणीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, और अति सम्मानित हमारी माता जी श्रीमती तारा अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें समय दिया, आपका आशीर्वादी दर्शन हमारे बीच में रहे। और आदरणीय मुंशीलाल गौतम जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे सभी जिले के पदाधिकारीगण, हमारे मंडल के अध्यक्ष, संयोजक, सभी का बहुत बहुत आभार, और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। और विशेष आभार हमारे मनोज शर्मा जी का, जिन्होंने इस बहुत ही अच्छे तरीके से वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।